हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग साथ पढ़ने जा रहे हैं मसल फिजियोलॉजी, है ना। साथ में पढ़ेंगे मसल फिजियोलॉजी। ये मैं जो कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टाइप का कंटेंट है, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म और जितनी भी जो मसाला है डिफरेंट डिफरेंट बुक से, गाइटन गेनोंग से, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर आपको इसमें ये बताऊंगा कि अच्छा ये पढ़ लो, ये याद कर लो। बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अच्छा ये होता है, अच्छा ऐसा कुछ होता है, कुछ आइडिया आपको होना चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं मसल का। जो और मसल भी कौन सी, सबसे पहले हम डील कर रहे हैं स्केलेटल मसल के साथ। स्केलेटल मसल जो होती है ना, किससे मिलकर बनती है? मसल फाइबर। ऐसे समझो ना, काफ़ी सारे 10-15 पाइप हैं, वो एक साथ पड़े हुए हैं। अब वो जो उनका गुच्छा है, उनका जो बंडल है पाइप का, वो स्केलेटल मसल है। और उसमें से एक पाइप निकालो, वो क्या होगा? मसल फाइबर होगा। मसल फाइबर, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। मसल फाइबर्स को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है मस्कुलर सिस्टम का। अब ये जो मसल फाइबर है ना, ये भी क्या है? एक सेल ही तो है ना। तो ईच मसल फाइबर इज अ सिंगल सेल। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये ऐसी सिंगल सेल है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लंबी है, सिलेंड्रिकल है। और ऑब्वियस सी बात है, सेल है तो वो सेल मेम्ब्रेन जो सराउंडेड होगी, उस सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग सार्कोलीमा, ठीक है। अब जो मसल फाइबर है, इसकी कहानी भी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट ये जो मसल फाइबर्स हैं, ये भी मिलकर के बने हुए होते हैं और ज़्यादा छोटे मायोफिब्रिल, ठीक। मायोफिब्रिल से समझ रहे हो? सबसे पहले आया हमारे पास एक मसल है, ठीक है। फिर वो मसल फाइबर से मिलके बनी है जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर मसल फाइबर बने हैं मायोफिब्रिल से। और मायोफिब्रिल को भी और ज़्यादा हम डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल फिलामेंट्स के अंदर। और ये फिलामेंट दो टाइप के होते हैं, एक तो मोटे और एक पतलू। मोटू और पतलू की जोड़ी, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। अब जो थिन फिलामेंट्स होते हैं ना, पतले वाले, ये थिन फिलामेंट्स, ये तो एक्टिन के बनते हैं। एक्टिन, थिन फिलामेंट। और जो मोटे मायोसिन फिलामेंट होते हैं, वो थिक फिलामेंट्स होते हैं, ये मायोसिन से मिलके बनते हैं। ट्रिक बताऊं? थिक फिलामेंट आर मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है। थिक मोटे, एम से मोटा और एम से मायोसिन। और एक्टिन आर थिन फिलामेंट्स, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, साथ में ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। समझ गए मेरी बात को? थिक फिलामेंट तो सिर्फ मेड अप ऑफ मायोसिन, मोटे, एम से मोटा, एम से मायोसिन। और थिन फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ देखो क्या बोल दो जरा, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ठीक है। और ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, बताओ उनके नाम क्या है? आई टी सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ओके, उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रिएशंस की। अब देखो, होता क्या है कि जो मायोफिब्रिल की स्ट्रक्चर है, उसमें अल्टरनेटली लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहीं पे लाइट है, फिर डार्क हो गया, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया, है ना। इस तरीके से चूड़ीदार स्ट्रक्चर होती है। सो ये जो बैंड्स होती हैं, इन्हीं की वजह से जो मायोफिब्रिल की स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिएटेड होती है। और इनफैक्ट मायोफिब्रिल बहुत सारे मिलकर के क्या बनाएंगे? मसल बनाएंगे। तो मसल जो होगी, उसकी स्ट्रिएटेड अपीयरेंस जो होगी, वो इन्हीं मायोफिब्रिल की जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स हैं, इनके कारण होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाइट बैंड्स होते हैं, उनमें क्या लाइट बैंड ओनली कंटेन एक्टिन फिलामेंट, है ना। और इनको हम लोग आई बैंड भी कहते हैं। लाइट बैंड इज ऑल्सो कॉल्ड आई बैंड, क्योंकि ये पोलराइज्ड लाइट के लिए आइसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। तो लाइट बैंड्स और ऑल्सो नोन एज आई बैंड्स, आइसोट्रॉपिक बैंड्स, दे आर ओनली मेड अप ऑफ या ओनली कंटेन एक्टिन फिलामेंट। मैं दिखाऊंगा कैसे कंटेन करते हैं एक्टिन फिलामेंट को, ठीक है।
ओके अब जो लाइट बैंड्स हैं दीज आर डिवाइडेड बाय डार्क जेड लाइन। एक बीच में जेड लाइन होती है जो आई बैंड को डिवाइड कर देती है, और ये जो जेड लाइन होती है यहाँ पर जो एक्टिन फिलामेंट के एंड्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ से दिखाता हूँ, ये डायग्राम देखना, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट। अगर आप गाइटन देखोगे तो इसमें सुंदर डायग्राम दिखाएगा। वैसे इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स रेफरेंस है गाइटन ही, बट गाइटन में थोड़ा और ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा सुंदर, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बट यहाँ देख लो, ये मसल फेसिकुलस है, मसल है हमारी। अब इसका क्या एक यूनिट निकाली, दिस इज मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के अंदर भी थोड़ा और झांक के हम लोग देखेंगे तो हमें छोटे छोटे क्या मिलेंगे, मायोफिब्रिल्स मिलेंगे। ठीक है, अब मायोफिब्रिल की स्ट्रक्चर स्ट्रिएटेड होती है ना, उस पे अल्टरनेट, जैसे ये यहाँ पे ए बैंड है, फिर आई बैंड प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद में ए बैंड होगा, फिर आई बैंड होगा, तो अल्टरनेट ए बैंड एंड आई बैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और बीच में डार्क जेड लाइन प्रेजेंट होती है जो कि आई बैंड को डिवाइड करती है। देखो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई देगा, देखो यहाँ आपको क्लियरली दिखाई देगा, ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दैट इज आवर आई बैंड। ये वाला हमारा आई बैंड का रीजन है। एक नीचे और डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, उससे और पता चल जाएगा। ये देख रहे हो आप, बीच में ये हमारा बड़ा सा ए बैंड हो गया। ठीक है, ए बैंड हो गया बीच वाला हमारा। ठीक है, और ये लास्ट में यहाँ पर ये जेड लाइन है हमारी। ठीक है, और ये इधर आई बैंड हो गया, इधर भी होगा, इधर भी होगा। आई बैंड को डिवाइड कर देती है ये डार्क जेड लाइन, और इस आई बैंड से ये देखो लाल कलर के जो फाइबर्स आपको कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एक्टिन फाइबर्स, ये इस जेड लाइन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, ये जो अपनी जेड लाइन है, ये वाली यहाँ पर ये जो जेड लाइन है, इससे कनेक्टेड है हमारे ये पतले वाले थिन एक्टिन फिलामेंट, और ये मोटे वाले जो काले काले हैं बीच में बहुत ज़्यादा डार्क, ये कौन से हैं, ये मायोसिन फिलामेंट्स हैं। ठीक है, ओके सो अगर आपको कोई पूछे कि आई बैंड है उसमें क्या क्या है, आई बैंड कंटेन्स एक्टिन और which is divided in between by Z line and actin is attached to Z line। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, डार्क बैंड्स की बात करते हैं। डार्क बैंड कंटेन मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। देखो अगर आप ए बैंड को देख रहे हो, है ना, डार्क वाले बैंड को देख रहे हो, ए बैंड को देख रहे हो, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये देख रहे हो, ये यहाँ से जहाँ से ये अपना आई बैंड ख़त्म हो जाता है यहाँ पर, यहाँ से एक्सटेंड करता है ए बैंड। ओके सो ये हमारा कुछ ए बैंड हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा कुछ यहाँ पे ए बैंड हो जाएगा। ए बैंड कंटेन बोथ, ये हमारा ए बैंड हो जाएगा, इट कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। देखो समझ रहे हो, देखो मायोसिन तो है ही, ए बैंड के अंदर मायोसिन तो ये प्रेजेंट है ही यहाँ पर। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो एक्टिन है इसके एंड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, ए बैंड डार्क बैंड के अंदर, तो डार्क बैंड कंटेन मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज एंड ऑफ एक्टिन फिलामेंट वेयर दे ओवरलैप द मायोसिन and are called A bands because they are anisotropic to polarize light। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से और आ गया कि जो थिक फिलामेंट्स होते हैं, देखो ध्यान से देख रहे हो, वेयर दे ओवरलैप द मायोसिन, मायोसिन को कौन ओवरलैप करता है, देखो द डार्क बैंड कंटेन मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज end of the actin filament they overlap the myosin, end of the filament क्या बोल रहा हूँ मैं, they overlap the myosin, the end of the actin filament overlap the myosin। हाँ जी, तो अब ये जो रीजन है इसको हम लोग ए बैंड कह देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि डार्क बैंड कंटेन द मायोसिन फिलामेंट एज वेल एज एंड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट वेयर दे ओवरलैप द मायोसिन, है ना, एक्टिन ओवरलैप द मायोसिन एंड आर कॉल्ड ए बैंड्स बिकॉज दे आर एनिसोट्रोपिक। ठीक है, okay, the lighter edge band in the center of the A band are the regions where the muscle is relaxed। ये
एच बैंड्स क्या है, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। देखो ए बैंड के सेंटर में आपको यहाँ पर ये एच बैंड दिखाई दे रहा है। दीज आर द रीजन वेयर मसल इज रिलैक्स्ड, जहाँ पर मसल अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में होती है। अच्छा जी, ओके, है ना। द थिन फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप द थिक फिलामेंट। यहां पर इस रीजन पे सुन रहा है ना तू, अरे ये जो रीजन है एच बैंड वाला, यहां पर थिन फिलामेंट डू नॉट ओवरलैप द थिक फिलामेंट, ठीक है। हियर द मसल इज रिलैक्स्ड। और तेरे को पता है एच बैंड के बिल्कुल सेंटर में एक ट्रांसवर्स एम लाइन भी होती है, इज सीन इन द मिडल ऑफ द एच बैंड, राइट। द एरिया बिटवीन द टू एडजेसेंट जेड लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमियर। ये जैसे एक जेड लाइन हो गई, ये दूसरी जेड लाइन हो गई, दोनों के बीच में जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द सार्कोमियर, विच इज नोन एज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ओके ओके ओके, समझ आ रही है ना, सुन रहा है ना तू, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तुझे पता होगा ना कि टी ट्यूब्यूल का कॉन्सेप्ट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट। टी ट्यूब्यूल्स क्या, अरे ये ससुरे टी ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? टी ट्यूब्यूल्स आर द इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी ऐसे अंदर धस जाती है और ये इस तरीके की कुछ ट्यूब्यूल बनाती है जिसको हम लोग टी ट्यूब्यूल कह देते हैं। और इसके पड़ोस में ना अपना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना अपना, उसका मसल का रफली बना रहा हूं मैं, मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर अपना प्रेजेंट होता है, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ओके। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, द एसआर विद इट्स टर्मिनल सिस्टर्ने सराउंड्स ईच मायोफिब्रिल। अब ईच मायोफिब्रिल को कौन सराउंड करता है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये बहुत ज़रूरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। द टी ट्यूब्यूल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सार्कोलीमा। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? सार्कोलीमा से ही ओरिजिनेट होते हैं। एंड कॉन्टैक्ट द मायोफिब्रिल बिटवीन ए एंड आई बैंड। मायोफिब्रिल को कहाँ कॉन्टैक्ट करते हैं ये? बिटवीन द ए एंड आई बैंड। कहाँ है ए बैंड, कहाँ है? देखो ए और आई बैंड के बीच में, ए और आई बैंड के बीच में कुछ यहाँ ये कांटेक्ट करते हैं, किसको? मायोफिब्रिल को, ठीक है। कुछ यहाँ ये कांटेक्ट करते हैं टी ट्यूब्यूल्स, किसको? मायोफिब्रिल को, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल? यार टी ट्यूब्यूल का क्या काम होता है? इट इज द रैपिड ट्रांसमिशन, फंक्शन ऑफ द टी ट्यूब्यूल इज द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू ऑल द फिब्रिल्स इन द मसल। समझ रहे हो? सेल की मेम्ब्रेन से जितने भी मसल में फिब्रिल्स हैं उन तक एक्शन पोटेंशियल को रैपिडली ट्रांसमिट करना, पहुंचाना, ये फंक्शन है हमारे टी ट्यूब्यूल का। और दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है? क्योंकि यही दोनों मिलकर के हमारा सार्कोट्यूबुलर सिस्टम बनाते हैं। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का जो दूसरा कंपोनेंट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ calcium ion in high concentration which is released into the sarcoplasm when action potential appear in adjacent T tubule। जब T tubule के अंदर, जो यहाँ पे T tubule है, इसके अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा यहाँ से कैल्शियम आयंस रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक चुका? यस, ठीक है भाई। चलो अब तुमसे कोई पूछे कि मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स बता दो, तुम बता दोगे एक्टिन, मायोसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, देखो बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लो, एक बार ये ऐसे ही समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल, सबसे पहले साइज और शेप की बात करते हैं। तो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है, क्रॉस सेक्शन स्ट्रिएटेड होती है ना, पता है, ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट का अल्टरनेट अरेंजमेंट, उसकी वजह से ये स्ट्रिएटेड होती है। उसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो मल्टीपल न्यूक्लियाई है ना, और पेरिफेरली प्लेस्ड होता है। देन सार्कोलीमा डेफिनेट शीथ। टी ट्यूब्यूल्स की बात करें, टी ट्यूब्यूल होते हैं नहीं होते? अरे होते हैं, ये तो अच्छी फीचर है। टी ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल।
स्मॉल होते हैं और इन्वॉल्व इन ट्रायड फॉर्मेशन। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड, डेवलपमेंट इज सोमेटिक मेसोडर्म से डेवलपमेंट होता है, सोमेटिक मेसोडर्म से स्केलेटल मसल डेवलप होती है। रीजनरेशन इज लिमिटेड, ओके, विया सैटेलाइट सेल होता है जो भी होता है और वैसे लिमिटेड होता है रीजनरेशन। देन कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो क्विक, फोर्सफुल एंड अंडर वॉलेंट्री एक्शन। तो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ठीक है, अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होता है। देन आगे बढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल किसके पास होता है? कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन मोटर इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस कम। अच्छा, ये स्केलेटल मसल है, कब कॉन्ट्रैक्ट होगी? ये तभी कॉन्ट्रैक्ट होगी जब मोटर इम्पल्स आएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है स्केलेटल मसल का? अरे यार, लिम्स में, वॉल ऑफ डायफ्राम है ना, बहुत जगह है स्केलेटल मसल। ओके, देन what are the steps in muscle contraction and relaxation? तो steps in muscle contraction relaxation फटाफट इनको ध्यान से सुनना, इमेजिन करने की कोशिश करना और याद कर लेना। एग्जैक्टली डिट्टो एग्जाम में बोलना है या वाइवा में बोलना है, समझना है फटाफट, ठीक है। एक बार आपको रीडिंग ज़रूर लेनी पड़ेगी किसी ना किसी बुक की साथ में। फॉर एग्जांपल अगर आप सेम्बुलिंगम पढ़ रहे हो, एकिजन पढ़ रहे हो, गाइटन, गेनोंग, जैसे ये वाला जो स्टेप्स है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के, ये जो है ये कहाँ से लिए हुए हैं? ये गेनोंग से लिए हुए हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है ना। इवेंट्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पूछे आपसे, स्टेप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पूछे, तो आपको यही चीज़ बतानी है। तो स्टेप्स इन मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या होगा? डिस्चार्ज ऑफ मोटर न्यूरॉन। सबसे पहले मोटर न्यूरॉन से चीज़ डिस्चार्ज होगी, ठीक है, सिग्नल आएगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, कहाँ पर? एट द मोटर एंड प्लेट। देन बाइंडिंग ऑफ ACH2 निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अब जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है ये कौन से रिसेप्टर से बाइंड करेगा? इट विल बाइंड टू निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। देन देर विल बी द इंक्रीज, जब ये इस रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा तो अचानक से पता है क्या होगा? अचानक से पता है क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा एंड प्लेट मेम्ब्रेन में, है ना। क्या बढ़ जाएगा? Na पॉजिटिव K पॉजिटिव का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट होगा। देखो, ये कंडक्टेंस बढ़ने के बाद में सोडियम आयन अंदर आएंगे और फिर क्या होगा? एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा एंड देन देयर विल बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मसल फाइबर। एक्शन पोटेंशियल जनरेशन हो जाएगी। देन इनवर्ड स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग टी ट्यूब्यूल, ठीक है। तो देयर विल बी द इनवर्ड स्प्रेड ऑफ डीपोलराइजेशन अलोंग टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल के अलोंग डीपोलराइजेशन अंदर स्प्रेड होगा। अब जब टी ट्यूब्यूल तक बात पहुंच गई है तो ऑब्वियस ही बात है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में आ गई है। तो अब कहाँ बात जाएगी? देखो, ऊपर ही देखा था हमने, कहाँ जाएगी बात? अब बात जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होगा, ठीक है। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम टर्मिनल सिस्टर्न्स ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिफ्यूजन टू थिक एंड थिन फिलामेंट, ठीक है। इट विल डिफ्यूज टू थिक एंड थिन फिलामेंट। देन देर विल बी द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम। किसके साथ बाइंडिंग होगी? अरे ट्रोपोनिन की 3 यूनिट्स थी ना, ITC, तो C वाली जो यूनिट है ट्रोपोनिन C, उसके साथ कैल्शियम की बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग होते ही, सुनना, बाइंडिंग होते ही देर विल बी अनकवरिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है जो कि कवर्ड पड़ी थी वो अनकवर हो जाएगी आफ्टर द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम टू ट्रोपोनिन C। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज, फिर बनेंगे क्रॉस लिंकेज बिटवीन एक्टिन और मायोसिन और स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट होगा, प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। समझ गए? प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। ओके, फिर मूवमेंट होगा। अब इसी तरीके से व्हाट विल हैपन इन रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन में सीधी बात है, कैल्शियम दिया था जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग कैल्शियम को फिर से पंप बैक कर लेंगे। तो कैल्शियम विल बी पंप बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन देयर विल बी रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन, है ना। कैल्शियम रिलीज होगा, देन देयर विल बी कैसेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मायोसिन का टूट जाएगा बंधन, ठीक है। देन उसके बाद में आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आता है यहाँ पे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब हमने पहले क्या देखा था, अरे वो तो स्ट्रेटेड मसल था, ठीक है। अब स्मूथ मसल की बारी आई है, ठीक है। ये वाला तो स्केलेटल मसल के लिए था और ये वाला अभी स्मूथ मसल की बारी आई है। अब स्मूथ मसल में क्या होता है, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन पर, देखिए बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन टू मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ठीक है। इनके नाम याद करने बहुत मुश्किल है बट याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है वो किससे बाइंड होगा, मसक गली उड़ मटक कली ए, तो वो मसक कली नहीं है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर है। क्या है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा अचानक से सेल के अंदर, इन्फ्लक्स, कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा जैसे ही एसिटाइल कोलिन मसक गली मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा सेल के अंदर। फिर क्या होगा, देन देयर विल बी द एक्टिवेशन ऑफ, कल की बातें छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी नहीं, कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसकी एक्टिवेशन होगी। काइनेज है, एंजाइम है, इसकी एक्टिवेशन होगी। फिर से बोल दो ये क्या है, और छोड़ो कल की बातें, तो कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट, क्या किस चीज पे डिपेंडेंट, कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज का एक्टिवेशन होगा। देन देयर विल बी द फॉस्फोराइलेशन ऑफ, अब इसके एक्टिवेशन के बाद जो मायोसिन है ना उसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। अब उसका फॉस्फोराइलेशन होते ही, तुम समझ नहीं रहे हो, उसका फॉस्फोराइलेशन होते ही जो मायोसिन एटीपेज है उसकी एक्टिविटी फटाफट बढ़ जाएगी और बाइंडिंग हो जाएगी मायोसिन और एक्टिन की, ठीक है। और दिस विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्शन। मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन किसके साथ बाइंड हुआ, मस्कैरिनिक रिसेप्टर के साथ, और फिर उसके बाद में कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स बढ़ा सेल के अंदर। फिर उसके बाद में जो कैलमोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट चेन काइनेज की एक्टिवेशन हुई। फिर उसके बाद में मायोसिन में फॉस्फोराइलेशन होगा और क्या होगा फिर बाद में, अरे फटाफट मायोसिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और फिर मायोसिन और एक्टिन का जब्बा जब्बा हो जाएगा और फाइनली इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, एंड अब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब रिलैक्सेशन की तरफ बढ़े क्या, देखो अब कॉन्ट्रैक्शन से जब रिलैक्सेशन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है फॉस्फोराइलेशन नहीं चाहिए, हमें डीफॉस्फोराइलेशन चाहिए। तो डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन बाय मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेज। तो डीफॉस्फोराइलेशन कौन करता मायोसिन का, मायोसिन लाइट चेन, इसको हाईलाइट कर देते हैं ना, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेजेस करता है, ठीक है। और फाइनली इट लीड्स टू रिलैक्सेशन, और क्या भी हो सकता है, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेच ब्रिज एंड अदर मैकेनिज्म, ठीक है। सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ओके, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशंस ऑफ स्मूथ मसल और दिस कंटेंट इज टेकन फ्रॉम गेनाउ। ओके, सो यहाँ पे याद रखें। उसके बाद में व्हाट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, पहले एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को तो बता दूं, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग डेफिनेशन वाइज बात करें तो इट इज द प्रोसेस बाय विच डीपोलराइजेशन ऑफ मसल फाइबर इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल फाइबर इनिशिएट्स कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। कि मसल फाइबर का डीपोलराइजेशन हुआ नहीं और कॉन्ट्रैक्शन हुआ नहीं, समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होते ही, डीपोलराइजेशन होते ही कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन हो जाता है, कहने का मतलब है ये, ठीक है, मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन और एक्साइटेशन को अलग अलग बताएंगे। सबसे पहले एक्साइटेशन ऑफ मसल। अब एक्साइटेशन की कहानी देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, द एक्शन पोटेंशियल इन द स्केलेटल मसल डेवलप ओनली व्हेन मोटर नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड टू स्केलेटल मसल। भाई साहब, स्केलेटल मसल के अंदर
एक्शन पोटेंशियल, समझ रहे हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो अपनी स्केलेटल मसल है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल तभी डेवलप होगा जब स्केलेटल मसल के पास मोटर नर्व इम्पल्सेस जाएंगे, ठीक है? स्केलेटल मसल में एक्शन पोटेंशियल तभी डेवलप होगा व्हेन मोटर नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड टू द स्केलेटल मसल, राइट? नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शन पोटेंशियल्स इन द स्मूथ मसल। अब स्केलेटल मसल का, दोनों की बात कर रहे हैं हम। स्केलेटल मसल का हो गया कि इसमें तो तभी होगा जब मोटर नर्व इम्पल्स जाएगा। अब स्मूथ मसल की बात करते हैं। The action potential in the smooth muscle develop in response to excitatory neurotransmitters or hormone or from spontaneous oscillation in membrane voltage. तो smooth muscle में not important, smooth muscle में not important that only motor nerve impulses will transmit to skeletal muscle, then only action potential will be generated. In smooth muscle, action potential develop in response to एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। भाई इसके पास तो न्यूरोट्रांसमीटर चला जाए तो भी चलेगा, या फिर हार्मोन चला जाए, और फ्रॉम स्पॉन्टेनियस ऑसिलेशन इन मेम्ब्रेन वोल्टेज। तो मेम्ब्रेन वोल्टेज में स्पॉन्टेनियस जो ऑसिलेशंस होते रहते हैं प्लस माइनस, उससे भी स्मूथ मसल जो होती है उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो स्मूथ मसल में जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है बताओ? एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर से, हार्मोन से, या फिर स्पॉन्टेनियस ऑसिलेशन इन मेम्ब्रेन वोल्टेज, इससे स्मूथ मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है? लेकिन स्केलेटल मसल में कैसा होता है? ओनली व्हेन नर्व मोटर इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड टू इट, है ना? ओके, सो अब अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो मतलब डीपोलराइजेशन हो जाता है, तो फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक्साइटेशन, ठीक है? अब जब एक्साइटेशन हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब एक्साइटेशन हो जाएगा मसल का, अब फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? इट इज द इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है? तो आफ्टर एक्साइटेशन होने के बाद, ये दोनों चीजें, दोनों पॉइंट्स होने के बाद, एक्साइटेशन होने के बाद जो इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल है उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, और जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो पता है क्या होगा? एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या होगा? तम्मा तम्मा हाय तम्मा तम्मा, तो वैसा ही कुछ होगा, और फिर मसल फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, नाउ इन ऑल थ्री टाइप ऑफ मसल द की इवेंट कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन इज, बताओ की इवेंट क्या है जो मेन हर जगह देखा जा रहा है, बार बार देखा जा रहा है कि बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारा कैल्शियम। तो कैल्शियम देखने की चीज है जनाब, इंक्रीज्ड इंट्रासेलुलर कैल्शियम कंसंट्रेशन, दिस इज द की इवेंट। ओके, 10 कैल्शियम आयंस आर लिंकिंग और coupling agent between these two different type of phenomena, excitation and contraction। समझ रहे हो? excitation is electrical, contraction is mechanical in nature। तो ये कैल्शियम आयन है, ये एक तरीके से लिंकिंग या कपलिंग एजेंट की तरह काम करता है बिटवीन द एक्साइटेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फिनोमेना। अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द मसल फाइबर यानी एक्साइटेशन, ठीक है? फिर क्या होगा? इंक्रीज इन द इंट्रासेलुलर कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन सी, जिसकी वजह से फिर वो अनमास्किंग वगैरह हो जाएगी, या फिर स्मूथ मसल के केस में कैल्मोडोलिन के साथ बाइंड होना, और स्मूथ मसल के केस में, और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके 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 ओके, दिस इज द एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग सीक्वेंस इन स्केलेटल मसल। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ छोटा सा, यहाँ पे रेस्पॉन्स और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। देखो कितनी जल्दी एक्शन पोटेंशियल टी टेबल में जनरेट हो रहा है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल बढ़ेगा और फिर देन मसल में टेंशन बढ़ जाएगी, ठीक है? सीक्वेंस। देन आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, बहुत बड़ा रोल है भाई, बहुत बड़ा सेंट्रल रोल। कैल्शियम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद रोल ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन, वही बात है सीधी सी, मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली स्केलेटन हो चाहिए, कार्डियक मसल हो, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कैल्शियम इनिशिएट्स स्केलेटल एंड कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन सी, ठीक है? क्या होता है? कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन सी के साथ, है ना? कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन सी। अब जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होता है, जो ट्रोपोनिन आई है
उसकी बाइंडिंग एक्टिन के साथ जो हो रखी थी वो वीक हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वीक। एंड जो ट्रोपोमायोसिन होता है विच कवर्स मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन मूव्स लेटरली, ठीक है। क्या हो रहा होता है, देखो ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो मायोसिन को कवर करके रखता है। मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है ना एक्टिन पर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है उसको ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है, ठीक है। अब जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन सी के साथ, तो वैसे ही जो ट्रोपोनिन आई है उसकी एक्टिन के साथ बॉन्डिंग वीक हो जाती है, और साथ ही साथ जो ट्रोपोमायोसिन कवर कर रखा था मायोसिन बाइंडिंग साइट को एक्टिन पर, वो ट्रोपोमायोसिन साइड हट जाता है, लेटरल हट साइड में हट जाता है। और दिस मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन अनकवर्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। अब एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट अनकवर्ड है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अनकवर्ड है तो मायोसिन और एक्टिन का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और फाइनली इट विल लीड टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे हो रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहली फिगर में आपको दिखाया, ये मायोसिन हो गया, ये मायोसिन हेड है, ये ट्रोपोमायोसिन है। अब ये देखो, सुनो एक सेकेंड, यहाँ पर आपका ये एक्टिन है, एक्टिन पर यहाँ पे ये देखो ट्रोपोमायोसिन ने क्या कर रखा है, एक्टिन पर जो मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है उसको इसने कवर कर रखा है, उसको इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम आके यहाँ ट्रोपोनिन सी से जुड़ गया है, तो जो अपना ट्रोपोमायोसिन है वो थोड़ा सा देखो लेटरल साइड में हट गया है। वो क्या हो गया है, लेटरल साइड में हट गया है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइड जो है वो खाली हो गई है, बाइंडिंग साइड खाली हो गई है, अनकवर हो गई है, ठीक है। अब क्या होगा, मायोसिन एक्टिन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, ओके। देन हम बढ़ेंगे आगे, रोल ऑफ कैल्शियम इन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में वो बस थोड़ा सा चेंज होता है। कैल्मोड्यूलिन, मैंने बोला था कि यहाँ पर कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है, कल की बातें, तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, कलमोड्यूलिन, ठीक है। तो कैल्शियम किसके साथ बाइंड होता है, कलमोड्यूलिन के साथ बाइंड होता है, जिसकी वजह से कलमोड्यूलिन डिपेंडेंट मायोसिन लाइट काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, और फिर मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, और मायोसिन का फॉस्फोराइलेशन होते ही क्या होता है, एटीपेज की एक्टिविटी बढ़ जाती है मायोसिन के अंदर, और जिसकी वजह से मायोसिन और एक्टिन की बाइंडिंग हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। उन्हीं बातों को घुमा घुमा के बार बार बताया जा रहा है। व्हाट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, देखो जब 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 तेरे पास में नहीं, तो जब क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को आइसोटोनिक कब कहा जाता है, तब कहा जाता है जब ये छोटी हो जाए विद द टेंशन, ठीक है, मतलब कुछ शॉर्टन हो, साइज कम हो विद द टेंशन, विद इंक्रीजिंग टेंशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर्म ऑफ मस्कुलर वर्क इज कैरिड आउट व्हेन, जब चलते हैं वो चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, व्हेन लिफ्टिंग ए लोड, बोझ उठाते समय रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, वॉकिंग, वेट लिफ्टिंग, जब क्या हो, टेंशन की वजह से शॉर्ट हो जाए, मसल शॉर्टन हो जाए, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ये वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन को आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तब कहा जाता है जब मसल शॉर्ट नहीं हो, है ना। ये कब होता है, ये कब होता है, जब हम सिंपली मेंटेन ए पोस्चर अगेंस्ट ग्रेविटी, जब हम पोस्चर मेंटेन करते हैं। सिंस वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, आइसोटोनिक वर्क डन डू वर्क, वेयर इज आइसोमेट्रिक डू नॉट, कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। आइसोटोनिक का तो वर्क डन कुछ होता है, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्केलेटन एंड कार्डियक मसल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, देखो फटाफट, ये तो ख़त्म हो जाएगा फटाफट से। देखो स्केलेटल मसल जो है, स्केलेटल मसल एक्साइटेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, स्केलेटल मसल की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनमें रिदमिसिटी एब्सेंट होती है, रिदमिक तरीके से काम नहीं करती। आपको पता है दिल की धड़कन जो है वो तो बहुत रिदमिक तरीके से चलती है, तो कार्डियक मसल जो उसमें रिदमिसिटी प्रेजेंट होती है, रिदम होती है ना, और हार्ट की मसल थकती भी नहीं है, पता है ना आपको, कार्डियक मसल थकती भी नहीं है, लेकिन स्केलेटल मसल तो थक जाती है।
टेटनाइजेशन, स्केलेटल मसल में तो टेटनस हो जाता है, पॉसिबल है, लेकिन कार्डियक मसल में पॉसिबल नहीं है। प्लेट्यू, अरे प्लेट्यू तो किसका फीचर है, कार्डियक मसल का ही तो है, कार्डियक मसल में होता है प्लेट्यू, स्केलेटल मसल में थोड़ा ना होता है, नहीं होता। अल्टरनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स, वेरी लिटिल मार्क। देन मोड ऑफ एक्शन, देखो वॉलेंट्री, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होती है, लेकिन दिल की धड़कनें क्या हमसे पूछ के चलती हैं, नहीं, अपने आप इनवॉलेंट्री अपने आप चलती हैं। तो सोर्स ऑफ कैल्शियम कहाँ से आता है सोर्स, देखो अगर आप स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो कैल्शियम का सोर्स इंट्रासेल्यूलर होता है, लेकिन कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन में सोर्स ऑफ कैल्शियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। अब एनाटॉमिकल पॉइंट्स की बात करें तो स्केलेटल मसल की साइज क्या होती है, बहुत बड़ी, लॉन्ग होती है, यूनिफॉर्म होती है, ये भी लॉन्ग है बट लिटिल वेरिएबल। देन हम बात करते हैं क्रॉस स्ट्रेशन ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है, कॉन्स्पिशियस लेस कॉन्स्पिशियस। स्केलेटल मसल में जो स्ट्रिएशंस हैं, क्रॉस स्ट्रिएशंस मायोफिब्रिल के, वो ज़्यादा कॉन्स्पिशियस होते हैं, दिखते ज़्यादा है ना। ब्रांचिंग ऑफ फाइबर नहीं होती भाई साहब, लेकिन कार्डियक फाइबर, कार्डियक मसल के अंदर ब्रांचिंग होती है, फाइबर्स की ब्रांचिंग कार्डियक मसल में देखी जाती है, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क, ऑब्वियस सी बात है, इंटरकैलेटेड डिस्क फीचर होता है कार्डियक मसल का, वो कार्डियक मसल में होता है। सिंसाइटियम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मोर देन वन न्यूक्लियस इन द सेल, वो किसमें, ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, कार्डियक मसल एक्ट एज सिंसाइटियम। वेरिएशन इन नंबर ऑफ एक्टिव फाइबर, मार्क लिटिल, दिस नॉट इंपॉर्टेंट, लोकेशन इन एसोसिएशन विद बोन इन द हार्ट, बस पता आपको ये चीज। उसके बाद में आपसे एक चीज और पूछ जाएगी, रिगर मोर्टिस क्या होता है। सबसे पहली बात मैं एक चीज बताता हूँ, रिगर मोर्टिस को जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे कि अब ये जो कंडीशन है रिगर और मोर्टिस, अब इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा। व्हाट इज रिगर, रिगर का मतलब होता है कि जब मसल फाइबर में एटीपी ना बचे, है ना, एटीपी का कंप्लीटली डिप्लीशन हो जाए, ठीक है, एटीपी का और फॉस्फोराइल क्रिएटिनिन का, ठीक है। तो मसल फाइबर, व्हेन मसल फाइबर्स आर कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोराइल क्रिएटिन, दे डेवलप अ स्टेट ऑफ रिजिडिटी, वो रिजिड होता है, दैट इज कॉल्ड रिगर। जब मसल के अंदर एटीपी और फॉस्फोराइल क्रिएटिन एब्सेंट हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है, तब मसल एकदम रिजिड हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं राइगर। और जब डेथ के बाद, व्हेन दिस अकर आफ्टर दैट, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस। अगर आपसे कोई मैकेनिज्म पूछे तो बड़ा सिंपल है, दिस रिजिडिटी इज कॉज्ड बाय लॉस ऑफ ऑल द एटीपी, सिंपल, दिस इज द रीजन, सिंपल। Following death, loss of all the ATP from the muscle cell, this is true, okay. Then what will happen, head of the myosin cannot be separated, जो हेड था मायोसिन का, एक्टिन के साथ चिपका हुआ था, वो सेपरेट नहीं होगा, वैसा का वैसा रह जाएगा, ठीक है, ड्यू टू लेक ऑफ एटीपी। जब तक एटीपी, नई एटीपी आगे उसके बाइंड नहीं होगी, तब तक क्या होगा, हेड सेपरेट नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो मायोसिन हेड होंगे वो एक्टिन पे लगे रह जाएंगे, एबनॉर्मल होंगे, फिक्स होंगे, रेजिस्टेंट वे में लगे हुए होंगे वहां पे। तो द मसल विल रिमेन रिगर अंटिल द मसल प्रोटीन, और मसल रिगर कब तक रहेगी, तब तक प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, वो कब होते हैं, जलाने पर, ठीक है। तो ऑल दीज इवेंट्स अकर रैपिडली एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर बहुत रैपिडली होते हैं सारे के सारे इवेंट्स। तो इसी के साथ जो हमारा मसल फिजियोलॉजी है वो होता है ख़त्म। और मैं ये नहीं कह रहा मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया, ये बहुत शॉर्ट टाइम में हमने इसको कवर किया। पढ़ने लायक इतनी सारी चीज़ें, गाइडन पढ़ो, सेम्बुलिंगम पढ़ो, ख़त्म ही नहीं होगा, बट ये हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए है और इतना काफ़ी होगा आई थिंक। और कुछ और चीज़ें जो बच जाएं वो आप अपनी तरफ से कवर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन टॉपिक, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।